जब ये खबर मिली कि राबिया के भाई मन्नान ने अपनी बीवी और 3 खूबसूरत फूल से बच्चों को मौत के घाट उतार कर खुदकुशी की कोशिश की है तो हम सब भी सकते में रह गए। मन्नान का घर हमारे पड़ोस में था और वो काफ़ी अरसे से किसी जहनी परेशानी में मुब्तला था। इसने अच्छी भली नौकरी भी छोड़ दी थी और अब हर वक्त इनके घर से झगड़ने की आवाज़ें आती रहती थी। मन्नान पहले ऐसा ना था, वो नेक, शरीफ, 5 वक्त का नमाजी और एक नॉर्मल शख्स था। हम लोग इनके घराने को बरसों से जानते थे क्योंकि मन्नान के वालदैन का मकान हमारे मकान के दाएं तरफ था। मन्नान शादी से पहले वालदैन के साथ रहता था, मगर शादी के बाद माँ के पुरज़ोर मुतालबे से मजबूर होकर उसने हमारे घर के बाएं जानिब एक बराए फ़रोख्त घर ख़रीद लिया। यूँ एक तरफ राबिया और इसके वालदैन और दूसरी जानिब राबिया का भाई मन्नान हमारे पड़ोसी हो गए थे। राबिया मेरी बचपन की सहेली थी और हमने साथ प्राइमरी तालीम हासिल की, मैट्रिक भी साथ किया। इनके घर में बरसों का आना जाना था, एक दूसरे की हर खुशी गमी में हम शरीक होते थे और हम दोनों की दोस्ती के बायस हमारे घरानों में भी अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए थे। राबिया की वालदा अक्सर हमारे घर आया करती थी, वो घंटों अम्मी के पास बैठी रहती थी। एक रोज़ राबिया की वालदा आई, बताया कि इनकी बड़ी बेटी की शादी है। वो शादी का कार्ड देने आई थी। इस बार वो काफ़ी दिनों बाद हमारे घर आई थी और शादी का दावतनामा साथ लेकर आई थी। इन्होंने बताया कि शादी जल्दी में तय हुई और यही मामला तय करने के सबब वो मसरूफ़ थी, लिहाजा हमारे घर भी नहीं आ पाई थी। इन्होंने माज़रत की कि पहले से हमें इस बारे में इत्तला नहीं दे सकी और फिर बहुत इसरार से शादी में शिरकत के लिए कहा। हम सब ने बड़ी खुशी का इजहार किया, हमें वाकई खुशी थी। अम्मी ने कहा कि ऐसे मौक़ों पर घर में मसरूफ़ियत बढ़ जाती है, लिहाजा माज़रत की क्या बात है, हम शादी में ज़रूर आएंगे और खूब तैयारी के साथ आएंगे। मैंने इनसे हंसते हुए कहा, बाजी की शादी के लिए तो मैं नए जोड़ों के अलावा मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स भी खरीदूंगी। आंटी ने मेरी बात सुनकर हंसते हुए खुशी से मुझे गले लगा लिया। हमारे दरमियान ऐसी मोहब्बत थी। शादी वाले रोज़ जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो खूब रौनक थी। दुल्हन के गिर्द हसीन और नोखेज़ लड़कियों का मजमा लगा था। वो सुहाग के गीत गा रही थी और ढोलक बजा रही थी। इन्हीं में से चंद लड़कियां उठ खड़ी हुईं और महवे रक्स हो गईं। इन्हें देखकर यूँ लगता था जैसे फूलों भरे बाग में रंग बिरंगी तितलियां महवे रक्स हो। मेरी नज़र एक लड़की पर ठहर गई जो परियों के इस झुरमुट में नाच रही थी। वो मुझे अच्छी लगी। राबिया और इसका भाई मन्नान बरामदे में खड़े थे। मेरी निगाह इधर गई, देखा तो मन्नान भी इसी परी जमाल के शहर में खोया हुआ था जो मुझे भी अच्छी लगी थी। वो एक वो एक टिक सदरा को देख रहा था, शायद सोच रहा था कि इस महकती गली को न जाने किसके दामन में गिरना है। इसी शाम राबिया हमारे घर मेहंदी का खाना देने आई तो बताया कि खाना काफ़ी बच गया था। अम्मी जान ने मोहल्ले में बांट दिया। मैंने सवाल किया कि वो लड़की जिसने आतिशी जोड़ा पहन रखा था वो कौन थी। दरअसल हम इन दिनों अपने भाई के लिए लड़की तलाश कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये सवाल किया था। राबिया ने जवाब दिया, वो लड़की सिदरा है, मेरी बाजी की सहेली नजमा की छोटी बहन। बड़ी खूबसूरत और मनमोहनी है। अम्मी ने इसे मन्नान के लिए पसंद कर लिया क्योंकि मन्नान भाई इसको एक नज़र देखकर ही लट्टू हो गए हैं। ये कहकर राबिया ने बात ख़त्म कर दी और सिदरा को भाभी बनाने की आरजू मेरे दिल में घुट कर रह गई। राबिया ने बाद में बताया कि लड़की गरीब घराने से और मुलाजमत करती है। अम्मी इसको बहू बनाने के हक़ में नहीं है, लेकिन मन्नान भाई मुसिर हैं कि इसी लड़की से शादी करनी है। गोया शादी का हंगामा तो ख़त्म हो गया, मगर मन्नान के दिल में शोरिश जनू से एक और हंगामा उठ खड़ा हुआ जब इसने इस हूर शमाइल को महवे रक्स देखा था जो इस तो हवास जाते रहे थे। खाना पीना हराम हो गया था। इसने माँ से साफ इन कह दिया था कि शादी करेगा तो इसी लड़की से, वरना शादी ही नहीं करेगा। बेटे के इसरार पर खाला अजमत सिदरा की वालदा से बातचीत तय कर आई। इन लोगों के लिए ये रिश्ता किसी नेमत से कम नहीं था, ताहम सिदरा इस रिश्ते पर राज़ी न थी। वो नौकरी के मज़े लूटना चाहती थी, जबकि खाला नहीं चाहती थी इनकी होने वाली बहू मुलाजमत करे। लड़की ने शर्त रख दी कि शादी इसी सूरत में कबूल है अगर ससुराल वाले मुलाजमत पर एतराज़ ना करें और मुलाजमत शादी के बाद भी जारी रखने की इजाज़त दें। मन्नान तो इश्क में दीवाना हो गया था। वालदैन पर दबाव डाला कि ये शर्त मंजूर कर लो क्योंकि औरत के मुलाजमत करने में कोई ऐब नहीं, मुझे ये शर्त मंजूर है। वालदैन एक बार फिर बेबस हो गए। बेटे की मोहब्बत में हथियार डालने पड़े। मामला ये ना था, असल मामला तो ये था कि सिदरा यहाँ शादी ना करना चाहती थी क्योंकि मन्नान खुश अकल ना, तभी ऐसी शर्तें रख रही थी कि लड़के वालों की तरफ से इनकार हो जाए। बहरहाल वालदैन के दबाव से इसे मन्नान से शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। सपनों की रात जब दुल्हा ने अपने दुल्हन का घूंघट उठाया वो मबहूत रह गया। सहेलियों ने 16 सिंगार करके दुल्हन के हुस्न में 4 चांद लगा दिए थे। जब इसने अपनी शरीके हयात का इल्तफ़ात चाहा तो वो रोती हुई मसहरी से उठ खड़ी हुई और सोफ़े पर जा बैठी। इस रवैये पर दूल्हा मियाँ परेशान हो गए, लेकिन दुल्हन को मजबूर ना किया कि अक्सर लड़कियाँ शादी के रमूज़ व असरार को नहीं समझती तो खौफ खाती हैं। वलीमे के दिन शाम को दुल्हन ने वालदैन के घर जाने की फरमाइश कर दी। वो मिलने गई तो रात वहीं रह गई और फिर हफ्ता भर ना लौटी। तब इसके वालदैन ने डांट डपट कर इसे ससुराल जाने पर मजबूर किया। वो मारे बंधे आ तो गई, लेकिन शौहर के साथ नागवारी का इजहार करती रही। मन्नान परेशान था, मगर किसी से दुल्हन की शिकायत ना करना चाहता था कि तमाशा बनने से पहले ही खुद सूरत हाल संभाल ले। वक्त जालिम है, वो किसी का इंतज़ार नहीं करता। दुल्हन को भी दुल्हों
की आर्जुओं से समझौता करना पड़ा, क्योंकि मन्नान ने शर्त आयद कर दी थी कि अगर तुम मेरी ना बनोगी तो फिर मैं मुलाजमत के लिए तुमको घर से बाहर जाने की इजाज़त भी ना दूंगा, तुम घर से कदम ना निकाल सकोगी। छुट्टियां ख़त्म हो रही थी और ये बड़ी कड़ी शर्त थी। मुलाजमत को बरकरार रखने के लिए सुदरा को हर सूरत घर से बाहर कदम निकालना ही था। बहरहाल कुछ अरसा उखड़ी उखड़ी रहने के बाद वो मन्नान के साथ खुश खुरम हो गए। इस दौरान 3 बच्चे भी यके बाद दीगरे हो गए। सिदरा ने फिर भी मुलाजमत ना छोड़ी। वो बच्चे सास नंदों के हवाले करके चली जाती थी। यूँ 6 बरस बीत गए। नंदों ने इसे मजबूर किया कि या तो वो मुलाजमत तर्क कर दे या फिर अलहदा घर में रहे और अपने बच्चों की परवरिश खुद करे। वो भी दिल से यही चाह रही थी। इसने एक बूढ़ी औरत को सुबह से शाम तक बच्चों की आया के तौर पर रख लिया और ख़ुद मुलाजमत जारी रखी। वो सुबह 9 बजे जाती थी और शाम 5 बजे आ जाती थी। मन्नान की मुलाजमत अच्छी और माकूल तनख्वाह थी। वो भी सुबह का गया, शाम 5 बजे लौट कर घर आ जाता था। इस दौरान बच्चे आया के साथ घर पर होते थे। अलहदा घर में रहने के साल बाद मियाँ बीवी में किसी बात पर झगड़ा शदीद होने लगा। तभी बूढ़ी आया चली गई और सिदरा बच्चों को कभी दादी के घर और कभी ताले में बंद करके जाने लगी। मन्नान का इसरार बढ़ने लगा कि अब बच्चे स्कूल जाने के लायक हो रहे हैं, सिदरा नौकरी छोड़ दे और बच्चों की तालीम और तरबियत पर घर में रहकर ध्यान दे। ये बात सिदरा को मंजूर न थी। वो इन हालात में भी नौकरी से चिमटी रही। रफ्ता रफ्ता मन्नान के रवैये में फ़र्क आने लगा। वो बुझा बुझा और जहनी दबाव का शिकार होकर नफसियाती मरीज़ लगने लगा। वो अब बच्चों को प्यार भी ना करता था बल्कि इनसे दूर रहने लगा। इसका रंग सांवला था और नकूश मामूली थे। वो बिल्कुल भी खुश शक्ल न था। लेकिन तीनों बच्चे बहुत खूबसूरत और सुर्ख व सफ़ेद थे। अब इसे वहम हो गया कि बच्चों की शक्लें इससे नहीं मिलती और ना इसके बहन भाइयों और ख़ानदान में से किसी भी फ़र्द से मिलती हैं। ये अजीब बात थी कि कभी कभी वो अपने शकूक का इजहार अपनी वालदा से इस तरह करने लगा कि ये बच्चे इसे अपने नहीं लगते क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। माँ समझाती, बेटा तुमसे नहीं मिलते तो क्या हुआ, इनकी माँ तो खूबसूरत है, माँ से खूबसूरती विरसे में मिली होगी। अक्सर माँ बाप बदसूरत होते हैं मगर बच्चे खूबसूरत होते हैं। ये तो अल्लाह की देन है। एक रोज़ मन्नान खुद एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर के पास चला गया क्योंकि वो अपनी अजीब व गरीब किस्म की सोचों से तंग आ गया था। ये सोचें खुद ब खुद इसके जहन में वारिद होती थी जिनसे वो सख्त जहनी अजियत में मुब्तला रहता था। इसने अपने खदशात का डॉक्टर से तज़किरा किया कि इसके बच्चे इसे अपने नहीं लगते क्योंकि वो बहुत खूबसूरत हैं जबकि वो ख़ुद एक बद शक्ल सा इंसान है। इसने बताया कि वो इसे इस वहम को अपने जहन से निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ये जैसे इसकी सोचों में चिमट कर रह गया। डॉक्टर माहिर नफ्सियात था, इसका मसला अच्छी तरह समझ गया। इसने मरवजा असूलों के मुताबिक मन्नान का इलाज किया और इसे काफ़ी समझाया मगर मर्ज़ बढ़ता गया। जूँ दवा की कि मज़दाक सोचों ने फिर भी इसका पीछा ना छोड़ा और तंग आकर इसने इलाज छोड़ दिया। वो अब सिदरा से और ज़्यादा शिद्दत से उलझने लगा। बार बार यही मुतालबा था कि नौकरी छोड़ो और घर से बाहर कदम मत निकालो वरना घर को ताला लगाकर तुमको कैद में रखूँगा। सिदरा काफ़ी परेशान थी। वो बार बार सास के पास मन्नान की शिकायत लेकर आती कि अपने बेटे को समझाइए, ये अजीब व गरीब बातें करने लगे हैं, अगर मुझे नहीं रखना तो बेशक तलाक दे दें मगर महज शकूक की बिना पर मेरी ज़िंदगी को अजीरंग ना बनाएं। मेरी कोई गलती नहीं, आप खुद चेक कर सकते हैं। सिदरा ने गलत नहीं कहा था। वो फितरतन अच्छी थी लेकिन इसकी एक ज़िद सारे मामलात बिगाड़ रही थी कि मुलाजमत नहीं छोड़ेगी। इसने नौकरी छोड़कर मसले का हल ना निकाला और यूँ मन्नान की जहनी बीमारी रफ्ता रफ्ता बढ़ती गई। अब इसकी सोचें किसी और सिमत में सफ़र करने लगी। इसने झुंझलाकर अपनी ख़राब जहनी कैफियत के तहत अच्छी भली मुलाजमत ही छोड़ दी और मुसलसल बीवी का पीछा करने लगा। एक दिन इसने देखा कि इसकी बीवी महकमे के दफ्तर जाने के बजाय दफ्तर के नज़दीक एक इमारत में चली गई। इसने चौकीदार से पूछा कि क्या ये औरत पहले भी इस जगह आती जाती है और यहाँ कौन रहता है। चौकीदार ने बताया कि महकमे का बड़ा अफसर यहाँ बैठता है और ये बीबी अक्सर यहाँ आती है और इन साहब के पास दफ्तर में बैठी रहती है। कभी कभी साहब मुझसे ही इनके लिए चाय और खाना वगैरह मंगवाते हैं। ये सुनकर मन्नान का दिमाग गुम हो गया। वो माँ के पास गया और कहा कि इसका शक दुरुस्त था, सिदरा बद चलन है, ये अपने अफसर के साथ इसके फ्लैट पर तन्हा टाइम गुजारती है। माँ ने समझाया, बेटा बग़ैर देखे बहू पर बद चलनी का इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। मुमकिन है वो अपने ऑफिस के काम से अपने बड़े साहब के पास जाती हो और ये भी मुमकिन है कि बड़े साहब का एक झैली दफ्तर भी हो। ये तावील मन्नान को बहुत नागवार गुजरी और वो अपनी माँ से भी नाराज़ हो गया जो इसकी हिमायत करने की बजाय बहू का साथ दे रही थी। वो घर आकर अपनी सोचों से उलझता रहा और फिर किसी ख़तरनाक इरादे में गर्क हो गया। इसकी ज़हनी रो अब पूरी तरह बहक चुकी थी। इसे यकीन हो गया था कि इस दुनिया में इसका कोई हमदर्द नहीं, हत्ता कि इसके अपने घर वाले और माँ तक सिदरा ही की तरफदार थी। जब सिदरा घर लौटी इससे खूब झगड़ा गया। झगड़ते झगड़ते रात बीत गई। इस बेसुकूनी में किसी ने खाना भी ना दिया। रोते सिसकते डरे सहमे बच्चे बिल आखिर भूखे ही सो गए। सिदरा ने भी जहनी अजियत से फ़रार इख्तियार करने की खातिर नींद की एक गोली खा ली ताकि कुछ देर तो सुकून से सो सके। वो अक्सर झगड़े के बाद ख्वाब आवर गोली फांक लिया करती ताकि टेंशन की कैफियत में शब बेदारी का अजाब ना सहना पड़े क्योंकि सुबह उठकर ऑफिस जाना होता था। इसके सिवा सिदरा को कोई और हल नज़र नहीं आता था क्योंकि मन्नान को समझाना और कायल इसके बस की बात नहीं थी। शायद वो कायल माकूलियत की बातों से आगे निकल चुका था। आधी रात के बाद जब सिदरा और बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे, अपनी सोचों के सुलगते अलाओ
की अजियत बर्दाश्त ना करते हुए मन्नान ने वो काम कर दिया जिसका कोई तसव्वुर भी ना कर सकता था। इसने तेज़ छुरी से पहले अपने बच्चों के बारी बारी गले काटे और फिर बीवी को भी इसी तरीके से मौत की नींद सुलाने के बाद अपने गले पर छुरी फेर ली। ताहम वो ज़िंदा बच गया क्योंकि अल्लाह ताला को इसे निशाने इबरत बनाना मंजूर था। सुबह सुबह दूध वाले ने हस्ब मामूल दरवाज़ा बजाया। कोई दर खोलने ना आया। इसकी नज़र दफ़ातन चौखट पर पड़ गई जहाँ से खून की लकीरें बहकर बाहर आ चुकी थी। इसने घबराकर मोहल्ले वालों को इत्तला की कि सारे मोहल्ले में शोर मच गया। फिर पुलिस आ गई। दरवाज़ा तोड़कर जब वो अंदर दाखिल हुए तो बड़ा ही भयानक मंजर था। लहू कमरे से सहन में बहता हुआ बैरूनी दरवाजे की चौखट तक आ चुका था। इस दिलदोज मंजर को देखने की किसी में ताब न थी। बदकिस्मती से मन्नान सिर्फ बेहोश हुआ था। इसकी शहरक कटने से बच गई थी। होश में आने के बाद वो सलाखों के पीछे था। डीएनए की रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि तीनों बच्चे इसी के लखते जिगर, इसका अपना लहू थे। और ये हकीकत सभी के लिए और भी अफसोसनाक थी कि मासूम बेगुनाहों के खून से इनके हकीकी वालिद ने ही हाथ रंग लिए थे। खुदा ऐसे नफसियाती मरीजों से बचाए जो अपना इलाज कराने की बजाय दूसरों की ज़िंदगी को अपने शक व शुबात की भेंट चढ़ा देते हैं। ताहम अगर ऐसे लोगों की समझ में ये बात आ जाए कि इनके साथ कोई संगीन नफसियाती मसला है तो सारा मसला ही हल हो जाए। हकीकत यह है कि ऐसा मरीज़ ख़ुद अपना मर्ज़ नहीं पहचान सकता। सो इस किस्म की सूरत हाल में घर वालों को किसी न किसी तदबीर के ज़रिए इन्हें इलाज के लिए आमादा करना चाहिए ताकि वो दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लौट सकें।